ओके, सो 1990 के बाद से अचानक रीजनल पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत स्ट्रांग हो गई। मतलब यूपी में सपा बसपा, लोकल जो पार्टीज होती हैं, स्टेट की अपनी लोकल पार्टी, वो लोग ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे और धीरे धीरे करके वो लोग लोकल स्टेट के इलेक्शन जीतने लगे। अब नॉर्मली इंडिया में हर स्टेट में एक स्टेट पार्टी है जो इलेक्शन जीत जाती है, ठीक है। जैसे डीएमके हमारा तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, बिहार में नीतीश यादव लालू यादव की लोकल पार्टी है। ये सब सेंटर पार्टी नहीं है, ये सब स्टेट की लोकल पार्टीज हैं, लेकिन ये इतनी पावरफुल हो गई हैं कि स्टेट इलेक्शन में ये जीत जाती हैं। यूपी में सपा बसपा हो गई, तो ये सेंटर पे इलेक्शन नहीं लड़ते। सेंटर पे तो केवल दो ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन पहले स्टेट्स में भी केवल यही पार्टीज रहती है, केवल कांग्रेस रहती थी, बीजेपी तो नहीं रहती थी। लेकिन आजकल हालत ये है कि हर एक स्टेट की अपनी लोकल पार्टी हो गई है। आसाम की अलग है, वेस्ट बंगाल की तृणमूल है, सॉरी वेस्ट बंगाल की हमारी ममता बनर्जी वाली पार्टी है। उसके अलावा बिहार में नीतीश यादव की पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर के अपने अलग सेपरेटिस्ट वाले लोग हैं, हरियाणा की अलग है, खट्टर जी की पंजाब में अकाली दल है। तो अलग अलग स्टेट की ऐसी लोकल पार्टीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई 1990 के बाद कि वो इलेक्शन जीतने लग गई, ठीक है। तो जब वो इलेक्शन जीतने लग गई तो सेंटर में अलग लोग हो गए कांग्रेस, और स्टेट में हो गई अलग पार्टी। फिर फेडरलिज्म स्ट्रांग हो गया इंडिया का, क्योंकि जब अलग पार्टी जीतने लगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का यूज करने लगे, सेंटर से वो झगड़ा करने लगे कि आप हमें कम पावर दे रहे हैं, आप हमारे मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, और फेडरलिज्म इंडिया का स्ट्रांग हो गया। तो पहले ये मदर चाइल्ड का रिलेशन था, अब ये कलीग वाला रिलेशन हो गया है कि हम तुम कलीग्स हैं, ठीक है। पहले वो सेंटर और स्टेट का मदर चाइल्ड का रिलेशन था कि जो वो कह देते थे स्टेट्स वाले वही करते थे, क्योंकि सेंटर और स्टेट्स में सेम पार्टी थी, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन 1990 के बाद से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। सामने से लिखा भी हुआ है, उसका रीजन ये है कि 1990 के बाद से इंडिया में रीजनल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। रीजनल पॉलिटिक्स का मतलब उस रीजन, उस स्टेट के अंदर जो लोकल पार्टी है वो लोग स्ट्रांग हो गई धीरे धीरे, ठीक है। आजकल भी यही हालत है। किसी एक सिंगल पार्टी को, ये पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में भी आएगा, किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलता नहीं है, कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। कोलिजन का मतलब मिलीजुली सरकार, 40 तुम्हारे 50 हमारे, ऐसे करके मेजोरिटी जिस गैंग की मेजोरिटी हो जाएगी वो गैंग पूरा पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोलिजन गवर्नमेंट करने लग गए हम लोग, सिंगल किसी पार्टी को मिली नहीं। क्यों? क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स ज्यादा हो गई, पावरफुल, तो लोग अपने अपनी पार्टीज को वोट करने लगे, तो सब में वोट बट गए, तो कोई एक बचा ही नहीं जिसको सबसे ज्यादा मिले, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्लास में एक लीडर था, तुम मान लो ग्रुप है कोई दोस्तों का, उसमें एक है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत वो हट्टा कट्टा है, और बाकी सारे सुकड़े सुकड़े, और वो हट्टा कट्टा सबको मारता रहता है, तो वो है मेजोरिटी। बाकी सारे उसके बच्चे हो गए, क्योंकि पिटाई होती है हमेशा। अब ग्रुप में क्या हो गया, बाकी चार ने भी खाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनकी भी बॉडी बन गई। अब वो बाकी दो मिलके किसी तीन को हरा देते, तीन मिलके दो को हरा देते, तो ये है कोलिजन। तो पहले वो दूसरा वाला रिश्ता था 4:1 वाला, अभी 3:2, 2:3 ऐसा हो गया है। तो कभी एक इस पाले में, कभी एक उस पाले में। तो उस केस में क्या होने लगा है, आजकल आजकल ये होता है कि कोलिजन गवर्नमेंट बहुत बनती है, सरकार में बहुत सारे लोगों को मिला जुला के बनना होता है, और एनडीए जो है वो है बीजेपी का कोलिजन, और यूपीए वो है कांग्रेस का कोलिजन। तो नॉर्मली तुम लोग देखते होगे न्यूज चैनल में एनडीए लिख के आता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो बीजेपी उसमें एक पार्टी है, उसके अलावा और छोटू मोटू 10-12 पार्टी है। तो एनडीए की 300 सीट आई है, यानी बीजेपी प्लस अलग अलग पार्टी के कुछ कुछ मेंबर को मिला के 300 है, अकेली बीजेपी की 300 सीट्स नहीं है, समझ गए। तो ये है कोलिजन, कोलिजन इसे बोलते हैं। और कोलिजन जब से स्ट्रांग हो गया है तब से फेडरलिज्म और स्ट्रांग हो गया है। तो अगर कोई आपको बोले कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रांग होने से फेडरलिज्म स्ट्रांग हो गया इंडिया में, क्या ये बात सही है? ये सही है, ठीक है। अब है Yes, yes. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो कि लास्ट टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर में, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर ऊपर की तरफ आना, यानी एक सेंटर लोकेशन पे इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, समझ गए। तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, अकेले एक पार्टी रूल नहीं कर सकती इंडिया को, 130 करोड़ है अभी तो हम लोग। तो इसीलिए इंडिया में केवल दो टीयर की गवर्नमेंट से काम नहीं चल रहा था। इंडिया में इतने सारे लोग थे कि केवल सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बना के भी काम नहीं चल रहा था। यानी एक स्टेट में केवल स्टेट असेंबली, सीएम और उसकी असेंबली मिलके सारा स्टेट का काम नहीं देख पा रहे थे। उस केस में इंडिया में थर्ड टीयर को इंट्रोड्यूस किया गया।
थर्ड टियर मतलब तीसरे लेवल की गवर्नमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारी, समझ गए। तो अगर बोलेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में थर्ड लेवल पे क्यों किया, इसलिए किया बिकॉज वी हैड अ लार्ज पॉपुलेशन जिसको अकेले सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी दे दी गई, तो इससे फेडरलिज्म भी स्ट्रांग हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो गया और पावर शेयरिंग भी हो गई, समझ गए। और इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज दिस डिसेंट्रलाइजेशन, तो पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही है कि पावर ऊपर की दो गवर्नमेंट से लेकर के थर्ड टियर को हमने बड़े से छोटे में ट्रांसफर होना पावर का, बड़े से छोटे में ट्रांसफर हो गई, वही डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये इंट्रोड्यूस हमने कब किया, 1992 में हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में केवल सेंटर और स्टेट में ही पावर डिवाइडेड थी, दो ही लेवल थे। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया 1992 में, हमने थर्ड टियर को ऐड कर दिया उसमें, यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हाँ बेटा। मैम अगर सेंट्रल से पावर स्टेट में दी है तो उसको भी डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे? यस, बड़े से किसी भी छोटे में जाएगी वो डिसेंट्रलाइजेशन है, छोटे से बड़े में जाएगी वो सेंट्रलाइजेशन है। यानी कल को सेंटर स्टेट की और लोकल सबकी पावर छीन ले तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन। अगर उनको दे दे तो हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मकसद क्या है, मकसद ये है कि मान लो एक गांव है, उस गांव में सड़क नहीं बनी हुई है, टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं, तो अब क्या। हाँ बेटा। मैम मैं अब लीव कर दूं, मेरा स्टार्ट हो गया है। क्या क्या स्टार्ट हो गया? मैम मैंने आपको कहा था ना इंग्लिश की हमारी एक्टिविटी। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप बाद में वीडियो देख लेना, कोई इशू नहीं। यस मैम। ओके ओके। तो क्या है कि अगर मान लो गांव है कोई और उस गांव में 3-4 टॉयलेट बनवाने हैं, तो अब क्या गांव वाले सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे कि भैया एक काम करो, हमारे यहाँ के 3 टॉयलेट बनवा जाओ। प्रधानमंत्री कहेंगे मुझे विदेश यात्रा पे पाकिस्तान जाना है, आपको यहाँ अपने टॉयलेट्स की पड़ी हुई है। तो उस केस में और सीधे सीएम को लिखेंगे, इतना बड़ा स्टेट है तो सीधे स्टेट गवर्नमेंट तो देख नहीं सकती, इसीलिए थर्ड टियर डिस्ट्रिक्ट को इंट्रोड्यूस करा गया। तो अब अगर गांव में टॉयलेट्स की चाहिए, नगर निगम में टॉयलेट चाहिए, तो आप सीधे डीएम के पास जा सकते हैं, कलेक्टर के पास जा सकते हैं, समझ गए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करता है डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल इश्यूज को आप हैंडल कर सकते हो लोकल लोगों से बात करके। तो आपके लोकल में कोई लीडर होना चाहिए जिसको आप अपनी प्रॉब्लम बता सको, और डिसेंट्रलाइजेशन इसीलिए किया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है कि जितने भी लोकल इश्यूज हैं उनको अच्छे से डील कर सके, समझ गए। मान लो गांव में कहीं कोई रेप की इंसिडेंट हो रही, कोई मार पिटाई हो रही है, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट तो देर में पहुंचेंगे वहां पे, लेकिन जो लोकल लोग होगी, जो लोकल गवर्नमेंट होगी, वो जल्दी एक्शन ले लेगी। तो इसीलिए थर्ड टियर को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से किया जा सके। हाँ बेटा। लोकल पीपल नो द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द लोकल पीपल नो देयर लोकल प्रॉब्लम्स बेटर। लोकल लोगों को लोकल प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से पता होती हैं, इसीलिए लोकल लोग ज्यादा अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एंड दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन करने का मेन आइडिया ही यही था, क्योंकि हमें लगा कि लोकल लोग प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाएंगे और अच्छे से डील करेंगे, तो क्यों ना पावर बड़े से छोटे में ट्रांसफर कर दी जाए थोड़ी सी, ठीक है। तो हमने किया क्या ऐसा करने के लिए, ये तो आइडिया था जिसका हमने डिस्कस किया कि डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बड़े से छोटे में पावर जाना। करते क्यों है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो जाए और लोकल प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिल जाए, समझ गए। किया क्या, हमने डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए 1992 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके हमने 2 बॉडी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को उनमें ऐड कर दिया और उनको पावर दे दी हमने कि इनको हम ये पावर दे रहे हैं। तो गांव में जैसे सड़कें बनवानी है, तालाब खुदवाने हैं, कुएं बनवाने हैं, नहर कराना है, समझ गए, छोटे छोटे जो काम होते हैं वो सारे काम गांव के थर्ड टियर के अंदर अब आने लगे हैं। अब गांव के सारे काम ग्राम पंचायत देखती है, स्टेट गवर्नमेंट सीधे नहीं आती। जब बड़े काम होते हैं तब उनको स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है, ठीक है। और हमने फिर क्या किया स्टेप्स में, पहले तो हमने उनको 1992 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके थर्ड टियर को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने क्या किया, मैंडेटरी का मतलब हम जरूरी,
हमने मैंडेटरी का मतलब हर एक के लिए जरूरी कर दिया कि आपको रेगुलर इलेक्शन गवर्नमेंट लोकल बॉडीज में भी कराने होंगे, जैसे कि स्टेट में और सेंटर में होते हैं। तो जिस हिसाब से सेंटर में और स्टेट में इलेक्शन होते हैं, अब लोकल गवर्नमेंट यानी थर्ड टियर में भी रेगुलरली इलेक्शन होने लगे हैं। तो आपने नाम सुना होगा कि पंचायत के सेक्रेटरी का इलेक्शन, सॉरी सरपंच का इलेक्शन होता है, ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है, लोग खड़े होते हैं ना छोटे छोटे। तो ये सारे इलेक्शंस भी हमारे इलेक्शंस का ही थर्ड टियर के इलेक्शंस के एग्जांपल है। तो फर्स्ट ईयर का इलेक्शन मतलब पीएम का इलेक्शन, सेकंड टियर इलेक्शन मतलब सीएम का इलेक्शन, थर्ड टियर का इलेक्शन का मतलब सरपंच ग्राम प्रधान इनके इलेक्शन, समझ गए? तो इनके भी इलेक्शन अब रेगुलरली होंगे, ये भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। फिर हमने इन ये जो लोकल बॉडीज हैं, इनमें एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स भी हमने रिजर्व कर रखी हैं, ताकि अगर गांव में एससी एसटी ओबीसी हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको सीट्स ना दे बड़ी जाति वाले, इसीलिए हमने उनके लिए भी सीट्स रिजर्व कर दी हैं। वीमेन्स के लिए भी सीट्स रिजर्व कर दी हैं, तो वीमेन्स के लिए भी सीट्स रिजर्व है, एससी एसटीज के लिए भी सीट्स रिजर्व है। अच्छा बताओ, वीमेन्स के लिए क्या स्टेट असेंबली में सीट्स रिजर्व है पार्लियामेंट में? नहीं। हमारे यहाँ 3 टियर में से ऊपर के 2 टियर में वीमेन को रिजर्वेशन नहीं है, केवल थर्ड टियर में वीमेन को रिजर्वेशन है, समझ गए? यानी वुमेन को नीचा दिखाते हैं इसीलिए, क्योंकि इसमें देना इसमें पावर कम है ना, तो जिसमें पावर कम है उसमें शेयर कर दी, जिसमें ज्यादा पावर उसमें शेयर करने का उनका मन नहीं है। पहले से ही एससी एसटी ओबीसी इतनी पावर ले गए, उनको और वीमेन्स को देकर के अपनी और नहीं कम करनी है ना पार्लियामेंट वालों को। तो एससी एसटी और ओबीसी को थर्ड टियर में रिजर्वेशन है, वीमेन को भी रिजर्वेशन है, ठीक है। 1/3 सीट्स है वीमेन्स के लिए, इतनी ज्यादा रिजर्वेशन है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे वीमेन्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको हैंडल करने के लिए वीमेन्स का ज्यादा होना चाहिए, इसलिए पूरी 1/3 सीट्स वीमेन को रिजर्व कर दी गई हैं, ठीक है। और आप बोलोगे कि थर्ड टियर का इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन करवाता, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन स्टेट कमीशन नहीं कराता। स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल पंचायत थर्ड टियर का इलेक्शन कराता है, केवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ही इलेक्शन कराता है। सेंटर और स्टेट दोनों के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, जो कि इंडिया की बॉडी है, ठीक है। स्टेट का अपना खुद का, जिस तरह सेंटर की अपनी गवर्नमेंट होती है, स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, उसी तरह सेंटर का अपना इलेक्शन है जिसको बोलते हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन है जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल एक ही बॉडी के इलेक्शन कराता है, पंचायती राज यानी थर्ड टियर के। स्टेट की लेजिस्लेटिव के यानी जो योगी जी की गवर्नमेंट बनी है उसका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 इलेक्शन कराता है, सेंटर के और स्टेट के। और स्टेट इलेक्शन कमीशन थर्ड टियर, जो एक टियर बच गया उसके इलेक्शन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। 1 मार्क में आ सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज के कराता है, यस कराता है, ठीक है। तो और स्टेट गवर्नमेंट को फिर हमने ये भी बोला है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना जो पैसा आता है, जो मिलता है सेंटर से उनको, उसमें से कुछ पैसा उन्हें थर्ड टियर को भी ट्रांसफर करना होता है ताकि वो भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। आखिर वो भी तो फेडरल यूनिट्स ही है ना, तो पावर उनके पास भी होनी चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी पावर शेयर करनी पड़ती है, अपने रेवेन्यू अपना पैसा शेयर करना पड़ता है लोकल थर्ड टियर के साथ में, और थर्ड टियर उसी पैसे से काम चलाती है, नाला दुकान सुपारी और ये सब जो भी बनवाना होता है वो सब उसी से बनवाते हैं, नल नहर हैंड पंप। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन में इतने 5 करोड़ 6 करोड़ टॉयलेट बने, वो सब इन्हीं ने बनवाए हैं लोकल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो पंचायती राज रूरल गवर्नमेंट जो है दो तरह की होती है थर्ड टियर, एक होती है सिटी में, एक होती है गांव में। सिटी वाली पूछते नहीं है वो कभी, वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है सिटी में, ठीक है। पूछते गांव वाली, विलेज में कैसी होती है। तो रूरल अर्बन लोकल गवर्नमेंट नहीं पूछेंगे, रूरल लोकल गवर्नमेंट पूछेंगे, ठीक है। थर्ड टियर में 2 टाइप की लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन जो शहरों में होती है जिसको हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं या फिर म्युनिसिपैलिटी बोलते हो, तुम लोग बोलते हो म्युनिसिपैलिटी वाले कचरा उठाने भी नहीं आए। टाउन में होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटीज में ना, सिटीज में होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और टाउन्स में म्युनिसिपैलिटी होती है। मैम सरपंच और मुखिया में क्या अंतर होता है? कोई फर्क नहीं है, सेम है, सेम है। यस। सरपंच जिसका इलेक्शन होता है उसका नाम सरपंच रख दिया है, गांव के नॉर्मल इंसान लोगों को मुखिया बोलते रहते हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्बन वाले में हमको पता है कि नॉर्मली जो टाउन होते हैं वहां म्युनिसिपैलिटी होती है और जो सिटीज होती है वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। नोएडा में भी है नोएडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये कचरा उठाना, सड़कें बनवाना, पार्क बनवाना, ये सब इन्हीं का काम है। इनके भी इलेक्शन होते हैं जैसे स्टेट के होते हैं
वैसे ही म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शंस होते हैं और उसमें भी बीजेपी और खड़े रहते हैं, ये लोग जीतते हैं, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं और वो सब होता है, बट वो इतना पूछते नहीं है। ठीक है, नॉर्मल समझो कि जैसे स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, सेंटर में होते हैं, वैसे ही म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शंस होते हैं, लोग जाते हैं वहां वोट करने। ठीक, लेकिन गांव में जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जाता है। उसको बोलते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट फेडरलिज्म का तीसरा टियर है इंडिया में, सेंटर, स्टेट और रूरल। रूरल में क्या है, सबसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे पहली जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं ग्राम, यानी विलेज, यानी एक गांव। हर एक गांव में एक पंचायत होती है, उसका नाम होता है ग्राम पंचायत। समझ गए? ग्राम पंचायत में का जो प्रेसिडेंट होता है उसका नाम होता है सरपंच। ठीक है, तो यानी हर गांव में, मैं अगर नोएडा सिटी ना होके एक गांव होता तो इस गांव का एक सरपंच होता, यानी हेड। ठीक है, तो अगर नोएडा विलेज होता तो सबसे पहले इसकी विलेज पंचायत। क्या बेटा? सिटी के अंदर नहीं होते, सिटी के अंदर विलेजेस नहीं होते? होते हैं, तो नोएडा में इधर जो पीछे सूरजपुर, कासनी और इधर उधर ये सब गांव ही तो हैं, इन सब में ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं। तो मतलब कि ये लोग उसकी भी तो अंदर आएंगे। सिटी नहीं होगा बेटा, डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे उसको। एक डिस्ट्रिक्ट में गांव भी आ सकते हैं, जिला। अच्छा ठीक है। सिटी मतलब अर्बन, समझ गए? टाउन मतलब सेमी अर्बन। कुछ कुछ गांव है तो फिर वो तो वहां का जो ग्राम पंचायत है वो उसके अंदर वर्क करेगा। मैं बताती हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट है नोएडा, इस डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है उसका नाम है नोएडा, एक टाउन है उसका नाम है सूरजपुर, और 2-3 गांव है, छज्जूपुर, एक और ले लो, 2 गांव है। तो ये पूरी एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी और एक टाउन और 2 गांव है। डिस्ट्रिक्ट में तो कितनी भी चीजें हो सकती हैं। अब इस डिस्ट्रिक्ट में जो सिटी होगी वहां होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो टाउन होगा वहां होगी म्युनिसिपैलिटी, और जो गांव होगी वहां होगी ग्राम पंचायत। जिला परिषद के अंडर आता है सब कुछ। यस, सब कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंडर आएगा, लेकिन अलग अलग यूनिट के इलेक्शन अलग अलग ही होंगे। तो हर एक गांव में, यानी हर एक गांव में एक होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में 5 लोग चुने जाते, ग्राम पंचायत में पंच होते हैं। ठीक है, पंचायत पूरी होती है 5, उस पंचायत में 5 लोग होते हैं, 5 लोग पंच, और उनका जो प्रेसिडेंट होता है उसको बोलते हैं सरपंच। समझ गए? तो पूरे गांव की जो पॉपुलेशन होती है वो होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी एक गांव में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो पूरे 100 के 100 ग्राम सभा का मेंबर है। 100 लोग जिन 5 लोगों को इलेक्ट करेंगे उनको बोला जाएगा ग्राम पंचायत, और उन 5 लोगों में जो हेड होगा वो होगा सरपंच। समझ गए? ओके, जो गांव में जितने, सिर्फ 100 लोगों ने वोट करके उन 5 लोगों को जिताया है, तो जैसे पार्लियामेंट में होता है 130 करोड़ लोग मिलके 545 को जिताते हैं और सारे डिसीजन और लॉ वही लेते हैं बैठ के, गांव में भी सेम होता है। जिन 5 लोगों को आपने जिताया है वो है पंचायत, और वो पंचायत सिंस डायरेक्टली इलेक्टेड होती है क्योंकि आपने वोट देके जिताया है, तो पूरे गांव के डिसीजन वही पंचायत लेती है। ठीक है, कहाँ नाली बनना है, कहाँ नदी बहनी है, कहाँ से कहाँ खेती होगी, कहाँ डैम बनेगा, कहाँ पर स्कूल बनेगा, कहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, गांव में बहुत सारी चीजें होती हैं, सब कुछ ये पंचायत देखती है। ठीक है, इस पंचायत को पैसा देना काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट इनको फंड देती है अपने फंड में से, उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। ठीक, पंचायत समिति। अब एक गांव की बात की हमने, एक गांव की मैक्सिमम यूनिट है ग्राम पंचायत। गांव में ग्राम पंचायत से ऊपर की बॉडी नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, मान लो 4-5 गांव इकट्ठे हैं, 4-5 गांव में हर एक गांव, 4-5 गांव के ऊपर देखने वाला कोई होना चाहिए, तो एक गांव को तो ग्राम पंचायत हो गई देखने के लिए। अब 5 गांव को देखने के लिए एक पंचायत समिति होती है। 5 को नहीं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन जनरल नंबर बता रही हूँ। तो एक पंचायत समिति के अंदर 4, 5, 6, 8, 10, 12 गांव आते हैं। मान लो नोएडा एरिया में 10 गांव है, तो 10 गांव की एक पंचायत समिति होगी, वो पूरे 10 गांव के लोगों को देखेगी। और उस पंचायत समिति का एक्चुअली दूसरा नाम जो तुम लोग ढंग से शायद देख सको, समझ पाओ, ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक। तो नॉर्मली एक ब्लॉक में ढेर सारे गांव होते हैं, तो और उस ब्लॉक का एक ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के लोग जुड़ करके वो बनाते हैं एक समिति, उसको बोलते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल, तीनों एक ही नाम है। समझ गए? तो एक पंचायत समिति के अंडर ढेर सारे गांव आते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, जितने भी पंचायत, मान लो कि 10 गांव थे, 10 गांव में एक गांव से 5-5 पंच वाले 5-5 मेंबर हो गए, टोटल 50। हर एक गांव में लोगों ने वोट करके 5 लोगों को जिताया, 10 गांव के टोटल 50 लोग जीते। ये 50 लोग मिलकर के पंचायत समिति के इलेक्शन में जाएंगे, समझ गए? 50 लोग जिनको सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगी पंचायत समिति। सिंपल सिस्टम है। गांव के लोग 5 लोग को सिलेक्ट करते हैं, जितने भी गांव आए उस ब्लॉक के अंदर, 10 गांव आए, 10 गांव में से 5-5 लोग गांव वालों ने सिलेक्ट कर दिए, 50 लोग पहुंच गए, 50 लोग वोट करके जिसको बैठाएंगे वो बैठेगा पंचायत समिति में, ऊपर वाली बॉडी में, समझ गए? तो पंचायत समिति सरपंच को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती इलेक्शन में? मिलती है, क्योंकि वो हेड होता है ना। जैसे पीएम इज अ हेड ऑफ असेंबली, वो भी एमपी है लेकिन है तो हेड, वैसे ही सरपंच भी एक पंच है लेकिन है तो हेड। सेम है एकदम, सिस्टम पूरा वैसे ही चलता है। तो पंचायत समिति के अंदर मतलब क्या है कि फ्यू मतलब थोड़ी ग्राम पंचायत आएंगी पंचायत समिति के अंदर, वो लोग इलेक्ट करके, जो ग्राम पंचायत के जो पंचायत मेंबर होंगे वो इलेक्ट करके बनाते हैं पंचायत समिति को। उसके ऊपर की जो बॉडी है जिला, देखो आ गया डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर की बॉडी है जिला परिषद। यानी अगर उल्टा देखें तो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत आती है, ठीक है? तो जिला परिषद, सारी पंचायत समिति जो होती हैं वो सब मिलके जिला परिषद बनाती हैं। जिला परिषद के जितने भी लोग होते हैं मोस्टली वो सारे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। सेम प्रोसीजर जैसे ग्राम वालों ने पंचायत को किया, पंचायत समिति को किया, वैसे ही पंचायत समिति वाले जिला परिषद को इलेक्ट करते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि इलेक्टेड होते हैं, ठीक है? लोकसभा, एमएलए और इधर उधर के मेंबर्स भी जिला परिषद का पार्ट होते हैं। कुछ इधर उधर की सीट्स भी होती हैं जो नॉमिनेटेड होती हैं। मान लो उस लोकल एरिया का जो एमएलए होता है वो भी जिला परिषद का मेंबर होता है, उस लोकल एरिया से जो एमपी होता है वो भी जिला परिषद का मेंबर होता है, तो उनके लिए भी सीट्स होती है वहां पर। जिला परिषद के हेड को क्या बोलते हैं? पंचायत के हेड का नाम सरपंच है। हाँ, एक गांव पंचायत समिति के हेड का आई थिंक ऐसा कुछ नाम नहीं है, बट आई थिंक वो मतलब देयर इज नो नेम, आई थिंक देयर इज नो हेड, क्योंकि वहां पे ऑफिसर होते हैं, वो मेंबर होते हैं केवल। वहां पर कोई डिसीजन मेकिंग ऐसी अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि वहां पर पंचायत समिति में सेक्रेटरी या बीडीओ बैठा होता है मेन काम करने के लिए। पंचायत समिति का ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष होता है, जैसे मंडल ऑफिस अध्यक्ष हो गया, जैसे गांव का सरपंच है वैसे ही मंडल का मंडल अध्यक्ष होगा, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं होगी जितनी गांव में सरपंच के पास होती है, क्योंकि ब्लॉक की ज्यादातर पावर बीडीओ के पास में होती है, जो सरकार बैठाती है ऊपर से। उस बीडीओ का इलेक्शन नहीं होता है, बीडीओ इज अ जॉब पोस्ट, समझ गए? जैसे डीएम इज अ जॉब पोस्ट। आप पूछोगे कि मैम जैसे जैसे तुम सोचो ना कि गांव का सरपंच हो गया, जिला पंचायत का तो अगर कोई होता अध्यक्ष, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट का भी कोई इलेक्टेड ऑफिसर होना चाहिए था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में कोई इलेक्टेड ऑफिसर नहीं होता, वहां डीएम बैठता है, जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईएएस के थ्रू जो क्वालिफाई करके जाता है। तो कुछ जो टॉप पोजीशन, जिला परिषद चेयरमैन, यस, डीएम डीएम इज अ हेड ऑफ जिला, बट वो इलेक्टेड नहीं है, उसको बैठाया ऊपर से गया है, समझ गए? तो जिला परिषद के ढेर सारे मेंबर हो सकते हैं, बट जिला का मेन पावर डीएम को दे दिया गया है। तो गांव का पावर तो सरपंच को दिया है, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद में कोई इलेक्टेड बॉडी हेड नहीं है जिसका पावर हो। उसकी पावर एग्जीक्यूटिव पोस्ट को दे रखी है, जैसे ब्लॉक में बीडीओ को दे रखी है, जिला में डीएम को दे रखी है, ताकि सेंटर का कंट्रोल बना रहे। ऐसा ना हो कि सरपंच अपनी कर जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। वो जिला परिषद चेयरमैन, ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चेयरमैन होता है। मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ। इलेक्शन तो होते ही हैं, वो तो हमें पता ही है, लेकिन ये ऐसे रिलेट मत करना कि जैसे गांव में सरपंच को पावर है तो जिला परिषद में किसी को पावर होगी जो इलेक्टेड होगा। नहीं, जिला परिषद में जो इलेक्टेड होता है जनरली उनका नाम मेयर होता है। अगर याद हो तो एक सिटी में एक मेयर इलेक्ट होता है, लेकिन मेयर के पास पावर नहीं होती, सिटी की पावर डीएम के पास होती है, समझ गए? तो इलेक्शन तो तीनों लेवल पे होते हैं, क्योंकि काम ही है इलेक्शन कमीशन का 3rd टियर में इलेक्शन कराना। तो गांव में जब इलेक्शन होते हैं तो बनता है सरपंच, उसी तरह जब पंचायत समिति में इलेक्शन होते हैं तो बनता है पंचायत समिति अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। उसी तरह जब जिले में इलेक्शन होते हैं तो बनता है मेयर, उसका भी इलेक्शन होता है। लेकिन इन जनरल इस पूरे प्रोसेस में जो हेड है उनकी पावर गांव में सरपंच के पास ज्यादा है, पंचायत समिति में सारे गांव के लोग बैठते हैं, वो मिलकर डिसीजन लेते हैं, ज्यादा पावर बीडीओ के पास है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला में भी मेयर के पास उतनी पावर नहीं है जितनी पावर है
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जो कि डीएम ही होता है, या फिर जिले का डीएम जो डीएम होता है, जो कि पोस्ट से फिल होके आता है, सेंटर बैठाती है उसको, ठीक है। तो सेंटर गवर्नमेंट ने अपने सारे प्यादे बैठा रखे हैं जहां जहां एकदम इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, ताकि होल्ड कोई जाए ना उनके हाथ से, ठीक है। तो एक्सट्रीम सिचुएशन में जिले की पूरी पावर भी सबकी सस्पेंड हो जाती है, सीधे डीएम के हाथ में आ जाती है। डीएम सीधे गवर्नर को रिपोर्ट करता है और गवर्नर सीधे पीएम को, समझ गए। तो इमरजेंसी सिचुएशन में पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा पूरा पीएम के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। ओके, तो पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीन हमारी बॉडी हैं जिनको हमें एकदम अच्छे से करना है, ठीक है। इनके सब तीनों केवल इलेक्शन का तो नॉर्मली है, कुछ ऐसा बहुत वैसा सिस्टम नहीं है। ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम एक काम करेंगे अब, बहुत छोटा सा है, अर्बन एरियाज में होती है म्युनिसिपैलिटी, मैंने बता दिया है। इसमें कुछ डिटेल में नहीं पूछते, बस ये पूछेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो क्या होता है, उसको चेयरपर्सन बोलते हैं, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी होती है वो टाउन में होती है, ठीक है। बिग सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, अभी बताया था मैंने। म्युनिसिपल काउंसिल का जो हेड होता है उसको चेयरपर्सन कहते हैं, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी में काउंसिल होती है, उसको म्युनिसिपल, और जितने मेंबर्स होते हैं, जैसे गांव में जिनको पंच बोलते हैं, वहां यहाँ सिटीज में उनको काउंसलर बोलते हैं, उनके हेड को चेयरपर्सन बोलते हैं, गांव में उसे सरपंच बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर तरह का सिस्टम है। म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी टाउन और सिटीज दोनों की जो बॉडीज होती हैं वो लोगों से रिप्रेजेंटेटेड होती हैं, सिमिलर जैसे विलेज में होता है, लोग इलेक्शन करने आते हैं पंचायत समिति के और विलेज के, सिमिलर यहाँ पर भी होता है, इलेक्शंस होते हैं म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों के, ठीक है। और ये एक डेटा है कि कितने लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के कंट्रीज में। पूरी कंट्री में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिनको चुन के बैठाया जाता है, उनकी संख्या है 36 लाख। 36 लाख लोगों को हम लोग लोकल गवर्नमेंट में चुन के बैठाते हैं, इलेक्ट करके, समझ गए, रिप्रेजेंटेटिव। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, पहला सोचोगे होते हैं मतलब रेगुलरली, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पावर नहीं देती है, उसके बाद वो सोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं करती और पैसे भी नहीं देती है। सही बात है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन देंगे देंगे देंगे, बट जिसके पास पावर है वो अपनी पावर किसी और को देना नहीं चाहता है। सेंटर के पास तो मजबूरी थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी फोर फादर्स लिख के गए थे कि स्टेट्स को देना है, लेकिन ग्राम पंचायत तो हमने खुद इंट्रोड्यूस करी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो फोर फादर लिख के नहीं गए। तो उस केस में कुछ कुछ चीजें छोड़ दी गई और वो स्टेट के विल पर कर दिया गया कि स्टेट की मर्जी हो तो करे। तो क्या होता है, स्टेट्स वाले फंड्स नहीं देते हैं पंचायत को काम करने के लिए, क्योंकि वो अपनी पावर उतनी शेयर नहीं करना चाहते। उनको लगता है ग्राम पंचायत इतना अच्छा फंक्शन करने लगेंगी तो हमारा तो इलेक्शन पूरा एजेंडा ही खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो ग्राम पंचायत को उतना ज्यादा पावर नहीं दिया है, उनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड कर दिया है, लेकिन उनके इलेक्शन बहुत जगह रेगुलरली नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोग तो 5 साल खत्म होने के बाद ग्राम सभा के इलेक्शन ही नहीं कराते, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही अपना काम कर रही होती है, ठीक है। तो जो काम हो रहा है बट उतनी अच्छे से नहीं हो रहा है, इलेक्शंस अच्छे से नहीं होते हैं। वीमेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, बट वहां पे इसको बोलते हैं पति, क्या पत्नी, शायद पति पंचायत नाम है, कि लोग अपनी बीवियों को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं बट एक्चुअली वो खुद वो पावर एंजॉय कर रहे होते हैं, समझ गए। क्योंकि 1/3 सीट्स वीमेन को रिजर्व्ड है, हाँ पति पंचायत ही नाम है इसका। तो 1/3 सीट वीमेन को रिजर्व है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी बीवियों को जो अनपढ़ है खड़ा कर देते हैं और उनको इलेक्शन में जितवा देते हैं और उनकी सीट पे खुद एंजॉय करते रहते हैं। तो ये भी एक अलग चीज देखने में मिलती है। तो बहुत रेगुलेशन की कमी है। और प्लस क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर भी ट्रांसफर नहीं करती है, उनको पैसे भी नहीं देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन में। अगर इनको शॉर्ट कर दिया जाए, यानी इन पर अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है इंडिया का स्ट्रक्चर। क्योंकि इंडिया में जितने विलेजेस हैं, हर एक विलेज में एक ग्राम पंचायत बन सकती है, और वो ग्राम पंचायत अगर अच्छे से फंक्शन करे तो गांव की पूरी सूरत ही बदल सकती है, क्योंकि वो एकदम लोकल लोग हैं, समझ गए। अगर उनको सफिशिएंट पावर और पैसे दिया जाए तो सड़क, पार्क, पब्लिक प्ले, स्कूल्स, क्या वो नहीं बना देंगे, अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे और पूरी कंट्री की सूरत बदल जाएगी। बट सिंस उनको उतनी पावर नहीं दी जाती है, इसलिए वो उतने अच्छे से काम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये फेडरलिज्म खत्म होता है। किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो पूछ लो। इज देयर एनीबॉडी? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फेडरलिज्म, आई थिंक ये हो जाएगा। मैं केवल क्वेश्चन देख रही हूँ।
जो मुझे टफ लगेगा या जिसमें तुम्हें डाउट लगे बोलना, मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ होता है? सिंपल रटना पड़ेगा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया याद रखो, यूएस याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया याद रखो, ठीक है। इंडिया, जिसमें इंडिया के अलावा कहाँ और फेडरेशन है? यूएस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है यूएस ऑस्ट्रेलिया। इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं उनमें उनके पास पावर ज्यादा होती है। अगर कोई बोले कमिंग, for pooling sovereignty and attaining identity. गुड। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है कि पूलिंग योर सोवरेनिटी वाइल रिटेनिंग योर आइडेंटिटी। आप अपनी सोवरेनिटी पूल कर रहे हैं, आपने बेची नहीं है किसी को, अपने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रहे हैं, आप जो हैं आप वही हैं, समझ गए? ओके, होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। वेरी गुड रिया। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो सब्जेक्ट जो बाकी तीनों लिस्ट में नहीं आते, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। Subjects are the subjects that were left at the time the lists were made, so they are under union list. लेकिन सबसे इजी डेफिनेशन रेजिडुअरी की ये है कि वो सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में नहीं आते, सेंटर, स्टेट जो बच गए हैं वो है रेजिडुअरी, ठीक है। आप इसे इजीली याद भी कर सकते हो। अगला है कि कौन सा स्टेट है जिसका स्पेशल स्टेटस है अपना और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है? Seven sisters. नहीं, स्पेशल स्टेटस नहीं है, स्पेशल कैटेगरी के वो है सेवन सिस्टर्स। स्पेशल स्टेटस का मतलब है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, वो केवल JNK को है। जम्मू कश्मीर से भी तो ले ली है ना स्पेशल पावर। अभी उनको उन्होंने बना दिया है, 370 हटा दिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, उनके पास अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अभी इनका हटाया हमने। इंडिया में केवल एक स्टेट है, यूएस में, यूएस एक फेडरेशन है, इंडिया भी एक यूनियन है, इंडिया फेडरेशन नहीं है। दो हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं बट हम यूनियन है, होल्डिंग टुगेदर, समझ गए? इसीलिए हमको यूनियन बोला गया है। यूएस वाले फेडरेशन में जो उनके 50 स्टेट है, उन 50 स्टेट के अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में केवल एक स्टेट ऐसा है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सारे लोग कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए? तो केवल इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है जिसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और जिसको अपनी खुद की स्टेटस दी गई है। क्वेश्चन आ सकता है इस बारी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की से उसकी 370 छीन ली है, तो इट्स अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन दैट इट कैन कम। जम्मू एंड कश्मीर इज दैट स्टेट जिसको स्पेशल स्टेटस है और उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनियन टेरिटरीज को कौन गवर्न करता है? यूनियन टेरिटरीज को गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है और उसके थ्रू यूनियन टेरिटरी को वो खुद रन करता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच रन्स द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ओके, कौन से एरिया है जिनके पास स्टेट की पावर नहीं है? दिल्ली, चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी। इलेक्शन होते हैं कहाँ पर? दिल्ली में। लास्ट दिल्ली बेटा स्टेट नहीं है, इलेक्शन होते हैं लेकिन फिर भी वो स्टेट नहीं है। दिल्ली का कैपिटल है, इसीलिए स्टेट, इसीलिए इलेक्शंस होते होंगे। नहीं, उसका फंडा अलग है। एक एक्ट आया था बहुत टाइम पहले, नेशनल कैपिटल रीजन एक्ट है शायद, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट है, उसके थ्रू कुछ चेंजेस हुए थे और उसमें दिल्ली को असेंबली दे दी गई थी, लेकिन स्टेटहुड तब भी नहीं दी गई। स्टेटहुड देनी पड़ती है, समझ गए? किसी चीज जगह को आप स्टेट बनाना चाहते हैं, ये लिखना पड़ता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। वो हमने दिया नहीं दिल्ली को, इसलिए दिल्ली स्टेट नहीं है। तो अगर पूछा जाएगा कि असेंबली है, हाँ है, स्टेट है, नहीं है, तो कौन पावर, अगर स्टेट नहीं है तो स्टेट की पावर भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो दिल्ली, लक्षद्वीप, किसी भी यूनियन टेरिटरी और दिल्ली का नाम आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा सही आंसर इसका, कि किसके पास स्टेट की पावर नहीं है। अब तो शायद JNK भी हो जाए इसका आंसर। लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की क्या है? हमें पता है कि कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस इंडिया में रिकॉग्नाइज करी गई हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 22, 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमने रिकॉग्नाइज करी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज के नाम है, संथाली, ढेर सारी है, मतलब देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस। मैं नाम अभी उनके याद नहीं, संस्कृत भी है शायद, तमिल है, कन्नड़ा भी है, ढेर सारी लिखी हुई हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें टोटल जो हमने रिकॉग्नाइज करी हैं। ओके, कौन सी 2 लैंग्वेज आइडेंटिफाई है ऑफिशियल लैंग्वेज? इंग्लिश एंड हिंदी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। गुड। पंचायत राज्य सिस्टम लाने के लिए जो अमेंडमेंट किया गया था वो कौन सा था? 73rd किया गया है 1992 में, बट ईयर है 1992,
बट जो अमेंडमेंट का नाम है वो है 72 एंड 73। पंचायती राज वाला 72, म्यूनिसिपैलिटी वाला 70, पंचायती राज वाला 73, म्यूनिसिपैलिटी वाला 72। 72 एंड 73 अमेंडमेंट है, ठीक है। ऊपर वाला सिटीज के लिए है, नीचे वाला पंचायती राज के लिए है। पंचायत के अंदर जो इंस्टीट्यूशन, पंचायत किसके अंडर काम कर, पंचायत के अंदर क्या काम करती है? ग्राम सभा। नो सॉरी, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। पंचायत किसके अंडर काम करती है? ग्राम सभा। हाँ, मैंने उल्टा पूछ लिया था ना। पंचायत ग्राम सभा के अंडर काम करती। कोई ये नहीं सोचेगा ग्राम सभा में तो गांव के पूरे लोग होते हैं तो पंचायत का ज्यादा पावर होगी। नो, पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, यानी गांव का मतलब वो लोग ये डिसाइड करते हैं एनुअल बजट क्या होगा और ये सब। ग्राम सभा इज लाइक अ पार्लियामेंट ऑफ गांव। सारे लोग बैठ के डिसाइड करते हैं क्या बजट आए, क्या काम करना है, और ग्राम पंचायत को उनके हिसाब से काम करना होता है। तो ग्राम पंचायत इलेक्टेड बॉडी है क्योंकि सब लोग वोट देके बैठाते हैं, उसका हेड सरपंच होता है। बट वो सुपरविजन किसकी मानते हैं? ग्राम सभा का सुपरविजन होता है ग्राम पंचायत के ऊपर। ओके, ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है? सारे ही लोग जो वोटर हैं। जो वोटर नहीं है उनको तो इंडिया से भी निकाल देना चाहिए। ऑल द वोटर्स इन द विलेज अबव 18 इयर्स ना, ऑब्वियसली। नीचे वालों को भी बाहर कर देंगे तो कैसे चलेगी कंट्री? तुम सब तो भारत का भविष्य हो, ठीक है। अगर पंचायत समिति क्या है? फ्यू ग्राम पंचायत को, ये पंचायत कम टुगेदर एंड फॉर्म अ समिति और ब्लॉक और मंडल। 4-5 ग्राम पंचायत को जोड़ के बन जाती है पंचायत समिति। 4, 5, 6, 7 फ्यू लगा देना क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है। पंचायत समिति का काम क्या होता है? पंचायत समिति का काम होता है सारे गांव को सुपरवाइज करना। हर एक गांव को कि इस गांव में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ। ऊपर की बॉडी है, वो सारे गांव को देखती है, ठीक है। सरपंच क्या होता है? ग्राम पंचायत का हेड होता है। ओके, फिर क्या है? विलेज का सरपंच कैसे इलेक्ट होते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पॉलिटिकल हेड कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड देखो, नहीं पूछा कितने चालाक है ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है IAS। पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का म्युनिसिपल चेयरपर्सन, लिख सकते हो सिटी का। खैर म्युनिसिपैलिटी का होता है। सॉरी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूछा मैंने। हाँ, मेयर इज द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटी का म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है। गलती से भी किसी भी नाम के आगे कमिश्नर मत लगाना, कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती है। म्युनिसिपैलिटी का म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और दूसरे वाले का तो मेयर कर ही लोगे सिटी का, वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड हो जाएगी। बस खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा है, एक क्वेश्चन बचा है। जिनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके नाम दिल्ली और मुंबई, ये तो बेस्ट हैं। दोनों ही DMC और MMC, दोनों के पास बहुत पावर है। MMC ने कंगना का घर तोड़ दिया, DMC कुछ ना कुछ आए दिन करती रहती है, समझ गए? तो बॉम्बे और दिल्ली दोनों ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे आर सो मच पावरफुल। उनके नाम याद रखो। तो 2 सिटीज जिनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो है दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। तो आई थिंक कि क्वेश्चंस काफी डिस्कस भी हो गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस देखो तुम्हारे विल पर मैंने छोड़े हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं। वाइवा में हम ऑब्वियसली सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट लिखने वाला फंडा तुम्हें खुद करना है। कंसीडरिंग कि तुम लोग गर्ल्स और गर्ल्स अच्छा लिखती भी हैं और अब फंडे भी क्लियर चल रहे हैं, मैं वो हैंड टू माउथ फीडिंग नहीं करा रही हूँ जिसमें कि एक एक वर्ड चूज करना है। तुमने लैंग्वेज खुद अपनी चूज करनी है, इसलिए के लिए तुम्हें बहुत जरूरी है कि नोट्स 2 या 3 बारी पढ़ो जो हमने डिस्कस करा है, तभी वो लैंग्वेज दिमाग में आएगी, ठीक है। बाकी तुम लोगों ने कह दिया है तो आई विल कीप ऑन टेकिंग वाइवा ओनली। मैं फिलहाल रिटन टेस्ट नहीं लूंगी जब तक तुम लोग नहीं बोलते। हिस्ट्री वगैरह में आप ले लेना, इसमें सिविक्स और इको में इजी सा होता है मतलब लिखने का। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, वेलकम।